Hello friends, welcome to Law and Knowledge. Do like, share and subscribe our channel. You can follow us on Instagram. The link is given below. आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, उसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है। अगर आप सभी हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं तो जो भी वीडियोस हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इन सभी के जो नोट्स है वो आपको 2 से 3 दिन के अंदर मिल जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट का 4th पार्ट, जिसमें आज हम कवर करेंगे सेक्शन नंबर 6 एंड सेक्शन नंबर 7। और ये है चैप्टर 2 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। चैप्टर 1 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट था प्रिलिमिनरी, उसमें हमने 1 to 5 पूरे कवर कर लिए थे। 1 में हमने देखा था ये एक्ट क्या है, क्या नाम है, कब आया है, कहाँ लागू होएगा। सेकेंड में हमने डेफिनेशंस कवर करी थी और वो वीडियो बहुत अच्छा था। प्लीज़ आप डेफिनेशंस वाले वीडियो को और फर्स्ट वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आपको इस एक्ट को पूरी समरी वाइज पूरा आपको रिवाइज करवा दिया है। सेकेंड वीडियो जो था उसमें मैंने आपको सारी डेफिनेशंस कवर करवाई है, भले ही वो अगर कोई टीपी एक्ट की थी या कहीं भी एक्ट की थी तो वो भी मैंने आपको कवर करवाई है। उसके बाद जो थर्ड वीडियो था उसमें हमने 3, 4 एंड 5 सेक्शन कवर किए, जिसमें लिखा था कि सेक्शन 6 और 7 जो है सेक्शन नंबर 3, 4, 5 पे नहीं लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? रिवीजन ऑफ रेंट 3, 4 और इन पे नहीं लगेगा, क्योंकि अगर जो गवर्नमेंट की लेट आउट प्रॉपर्टीज़ है तो उन पे ये एक्ट नहीं लगता। ये मैंने इससे प्रीवियस वाले वीडियो में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं 4th पार्ट ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट। आज हम कवर करने जा रहे हैं 2 सेक्शंस, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिवीजन ऑफ रेंट की बात करते हैं। आखिरकार अगर हम रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ रहे हैं तो ऐसा तो है नहीं कि आपको 10,000 रेंट पे दे दिया तो हमेशा 10,000 ही रहेगा। नहीं, वो रिवाइज होता जाएगा, हर ईयरली, हर मंथली, जैसा भी होगा उस हिसाब से वो रिवाइज होगा। तो ये प्रोविज़न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए, क्योंकि प्री मेंस दोनों के हिसाब से इसमें से क्वेश्चंस जरूर फ्रेम होंगे। चैप्टर 1 हमने कवर कर लिया है, अब हम आ गए हैं चैप्टर 2, जिसका नाम है रिवीजन ऑफ रेंट। रेंट को रिवाइज किस तरीके से किया जाता है उसकी बात जो है चैप्टर नंबर 2 करता है। इसमें सिर्फ 2 सेक्शंस है, सेक्शन 6 एंड सेक्शन 7। तो आज हम ये पूरा चैप्टर कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टीनेंसीज। अगर एग्जिस्टिंग टीनेंसीज है तो उसमें रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा? हम देख रहे हैं ये एक्ट जो है ये आया है 2003 में, तो उससे पहले या फिर जो 1950 में राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट था उससे पहले की क्या बात है, तो वो इस सेक्शन में बताया गया है। सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है कि रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टीनेंसी। जो टीनेंसी अभी चल रही है उसका रिवीजन ऑफ रेंट कैसे होगा? एक्ट आने के बाद जो आया है लॉ उस हिसाब से, या जो पहले लॉ था उस हिसाब से, किस हिसाब से होगा, तो वो हमें बताता है सेक्शन नंबर 6। चलिए इस सेक्शन को हम रीड आउट करते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन एनी एग्रीमेंट वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। प्रीमाइसेस जो है इस एक्ट के आने से पहले ही लेट आउट हो गई थी। द रेंट thereof shall be liable to be revised according to the formula indicated below। तो जो फॉर्मूला नीचे बताया गया है उसके प्रकार से जो है हम रेंट को रिवाइज करेंगे। अगर 1950 या इस एक्ट के आने से पहले जो टीनेंसी चल रही थी उनका रेंट कैसे रिवाइज होगा, तो जो नीचे अपन को फॉर्मूला बताया गया है सब सेक्शन ए में उस हिसाब से होएगा। अब हम सब सेक्शन ए को पढ़ लेते हैं। वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950। 1 जनवरी 1950 के पहले अगर टीनेंसी है तो क्या होगा? इट शैल बी डीम्ड। वर्ड याद रखिए, डीम्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हम इस 1 जनवरी 1950 के प्रायर पीरियड को कैसा डीम करेंगे, जैसे ये 1950 के बाद वाला है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज समझ लेंगे तो आपको 1950 के बाद वाला भी वैसे ही समझ आ जाएगा। चलिए, वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट प्रायर टू 1 जनवरी 1950 इट शैल बी डीम्ड। इसको हम डीम्ड करेंगे, हैव बीन लेट आउट ऑन 1 जनवरी 1950। हम इसको ऐसा डीम करेंगे जैसे 1 जनवरी 1950 को ही लेट आउट किया गया है। एंड द रेंट पेबल एट दैट टाइम शैल बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। पहले ये 7.5% था, बट अब ये 5% हो गया है।
per annum and the amount of the increase of rent shall be merged, वो क्या होगा, मर्ज होगा, in such rent alter 10 years, हर 10 साल में जो है रेंट मर्ज किया जाएगा. The amount of rent so arrived at shall again be liable to be increased at the rate of 5% per annum in similar manner up to the year of commencement of this act. देखिए समझिए इस बात को. सबसे पहले तो ये बोला गया है कि अगर कोई भी एग्जिस्टिंग टीनेंसी थी तो उसका हम रिवीजन ऑफ रेंट कैसे करेंगे ये हमें बताता है सेक्शन नंबर 6. तो इसमें दो पार्ट बनाया गया है, 1950 के पहले और 1950 के बाद. तो अभी हम पढ़ रहे हैं 1950 के पहले, 1 जनवरी 1950 के पहले. तो इनने सिंपली सी ये बात बोली कि 1 जनवरी 1950 के पहले हम उसको ऐसा डीम करेंगे, ऐसा मानेंगे कि वो 1 जनवरी 1950 को ही हुई है, वो टीनेंसी जो है 1 जनवरी 1950 को हुई है. तो अब कैसे करेंगे, तो अब जो रेंट है आपका वो हर साल 5% के हिसाब से बढ़ेगा. हर साल पर एनम जो है 5% के हिसाब से बढ़ेगा. हर 12 महीने में आपका रेंट 5% बढ़ेगा. और जब इस रेंट को बढ़ाते बढ़ाते 10 साल हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, वो रेंट का अमाउंट और जितना भी अमाउंट बढ़ा है रेंट का, इंक्रीमेंट हुआ है, उन सबको मर्ज करेंगे और फिर आगे जो है 11वें साल का रेंट लगाएंगे. इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लीजिए मैं हूँ एक टीनेंट, मेरा अभी रेंट है 1000 का रेंट है. अब अगर उस पर मैं 5% बढ़ाती हूँ तो कितना, 50 रुपये बढ़ रहा है. ठीक है, मैं पिछले साल 1000 रुपये दे रही थी, इस साल कितने दूंगी, 1050. अगले साल कितने दूंगी, 1100, फिर दूंगी 1150 रुपये. आइए आपको बात समझ, हर साल जो है 50-50 रुपये बढ़ जाएंगे क्योंकि 1000 रुपये रेंट था, 5% बढ़ रहा है. अब जब लास्ट 12 महीने हो जाएंगे तो मेरा रेंट हो जाएगा 1600. क्यों, क्योंकि 50 रुपये जो है हर महीने बढ़ रहे हैं. तो 12 महीने में कितने हो जाएंगे, 12×5=600 है ना, 12×5=60. तो ऐसे करके 600 हो जाएगा. तो मेरा फाइनल रेंट कितना हो जाएगा, 1600 जो है मैं 10th ईयर में पे कर रही हूँ. तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि पहले तो आपको 5% बढ़ाना है. तो 1000 पे हमने बढ़ाया तो 1050, 1100, 1150. ठीक है, ऐसे करके हम 10 साल तक जाएंगे. अब 10 साल होने के बाद क्या करेंगे, टोटल हम पर मंथ रेंट कितना पे कर रहे थे, जैसे 1000. टोटल इंक्रीमेंट कितना हुआ है, 10 ही साल में कितना हुआ है, 600 रुपये बढ़े हैं. तो हम इन 600 को जोड़ देंगे, रेंट को और जो हमारा इंक्रीमेंट है इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 1600 रुपये होगा. तो अब जो 11वें साल का रेंट है वो इस 1600 रुपये पे लगेगा. इनने बोला है कि 10 साल में जितना भी आपका रेंट बढ़ता है उस सभी को मर्ज किया जाए. 10 साल का जो रेंट है उसको मर्ज किया जाए और फिर अगला जो है इंस्टॉलमेंट 11वें साल से फिर 5% बढ़ाया जाए. ठीक है, अब जैसे 11वां साल आया तो क्या होगा, 1600 का 5% लगेगा, है ना. तो फिर आगे भी ऐसे ही चलता जाएगा, 1600 का 5%, फिर 5%, फिर 5% जुड़ता जाएगा. फिर जब वापस 10 साल हो जाएंगे तो 1600 और जितना भी बढ़ा हुआ रेंट है वो सब ऐड होके फिर 5% लगेगा. आया आपको समझ में. यही बात जो है फर्स्ट वाला सेक्शन बोलता है कि अगर 1950 का पहले का है तो हमको डीम करना है कि ये 1950 के दिन ही आया है और 5% पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट करना है. अब हम देख लेते हैं, ये तो हमने देख लिया प्रायर ऑफ 1 जनवरी 1950. अब 1 जनवरी 1950 के बाद क्या होगा. ठीक है, तो इसमें बोला है वेयर द प्रीमाइसेस हैव बीन लेट आउट और आफ्टर 1 जनवरी 1950. बी पॉइंट पढ़ रहे हैं हम. द रेंट पेबल एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द टीनेंसी शैल बी लाइबल टू ही इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%. फिर से 5% ही बढ़ेगा. द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज इन सच रेंट आफ्टर 10 ईयर्स. वही 10 साल के बाद जो है रेंट में वो अमाउंट जितना भी इंक्रीज हुआ है वो मर्ज कर दिया जाएगा. द अमाउंट ऑफ रेंट सो अराइव्ड एट द शैल, वापस से जो टोटल अमाउंट हमको रिसीव होगा उस पर आगे का 11वें साल का हम 5% बढ़ाएंगे. यही बात बोली. देखिए जब हम 1 जनवरी के पहले की बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि इस पीरियड को जो है हम ऐसा डीम करेंगे जैसे 1 जनवरी को आया. तो वो चीज़ हमने समझ ली, वो भले पहले का भी है, हमको मानना तो यही है कि वो 1 जनवरी को ही आया है. तो 1 जनवरी के बाद तो वैसे ही एक्ट आ गया है, तो वही चीज़ होगी जो हमने डीम करके पढ़ी है. आया आपको समझ में. 1 जनवरी के पहले भी आप 5% बढ़ा रहे थे, 10 साल का मर्ज कर रहे थे और 11वें साल का वापस से 5% लगा रहे थे. वैसे ही 1 जनवरी 1950 बात का भी यही चीज़ बोली है कि आपका जो रेंट है आपको 5% से बढ़ाना है. 10 साल का जब इकट्ठा हो जाएगा तो उन सबको मर्ज करना है, रेंट के अमाउंट को और इंक्रीमेंट वाले अमाउंट को
सभी को मर्ज करके और फिर 11वें साल का जो टोटल अमाउंट आएगा उस पर आपको 5% लगाना है। ठीक है, 1950 पहले और 1950 के बाद की दोनों बात एक ही है, बस 1950 के पहले में वर्ड यूज़ किया है डीम्ड। वो डीम्ड मैंने इसीलिए बोला था कि इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमको उसको ऐसा मानना है जैसे वो 1 जनवरी 1950 को आया। ठीक है, आया आपको समझ में? 1000 रेंट था, 5% बढ़ा, 50 रुपये बढ़ रहे हैं, 1000, 1050, 1100, 1150, ऐसे कर करके हम पहुँच जाएंगे 1600 रुपये पे। ठीक है, तो क्या करेंगे फिर हम जब 10 साल हो जाएंगे तो 1000 रुपये और टोटल इंक्रीमेंट ऑफ रेंट कितना हुआ 600 रुपये, दोनों को जोड़ेंगे कितना हुआ 1600 रुपये। 1600 रुपये पे हम 5% लगाएंगे 11वें साल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6। इसमें बताया है नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 1 वेयर द पीरियड ऑफ 10 years फॉर द मर्ज ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट अंडर सबसेक्शन 1 इज नॉट कंप्लीटेड। अगर 10 साल कंप्लीट नहीं हुए हैं अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट, द रेंट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम शैल बी इंक्रीज अप टू द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द एक्ट एंड अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेंट शैल बी मर्ज्ड इन द रेंट। नॉर्मल सी बात है, कोई घबराने की बात नहीं। जैसे हम 10 साल का कैलकुलेट करके चल रहे थे कि 10 साल हमको कैसे कैलकुलेट करना है, ये हमने सीख लिया। अब मान लीजिए आपने टेनेंसी की शुरुआत करी 1997 में। ठीक है, 97 में आप कहीं पे किराएदार बने, तो अब ये एक्ट क्या बोलता है, जब 10 साल का हो जाए तब मर्ज करना है ये वो। और 2003 में तो नया एक्ट आ गया, तो फिर 2003 में तो 10 साल पूरे हुए ही नहीं, तो क्या करें? तो क्या करना है कि जो 2003 तक का टाइम है, 1997 से 2003 कैलकुलेट करिए कितना हो रहा है, 97, 98, 99, 1000, 2001, 2002 और 2003, 7 साल ही हो रहे। हमको तो 10 साल की बात बोली है एक्ट में, तो हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, वो जो 7 साल है उनको हम 10 साल की तरह ट्रीट करेंगे। तो क्या करेंगे, जैसे 1000 रुपीज़ आप जो है 97 में पे कर रहे थे, अब 2003 में नया आ गया, तो क्या होगा, वो जो 50-50 रुपये आप ऐड कर रहे थे ना, वो 10 साल के नहीं, सिर्फ जितने 7 साल के बने ना उतना मर्ज करके और नया रेंट लगा देंगे। ठीक है, अगर 10 साल नहीं भी कंप्लीट होते तो हम 2003 तक का 7 साल का जितना इंक्रीमेंट बनता है ना, सिर्फ वो और टोटल अमाउंट को ऐड करेंगे और उस पर 5% लगा देंगे। हम ऐसा मानेंगे जो कैलकुलेशन हम 10 साल कंप्लीट होने पे कर रहे थे वो हम 7 साल कंप्लीट होने पे ही कर लेंगे। कैलकुलेशन में कुछ नहीं है, आप कितना रेंट पे कर रहे थे और कितना आपका हर साल इंक्रीमेंट हुआ है, इन सब को ऐड करके और दोनों को साथ में रख के और 5% करना है। ठीक है, तो 10 साल नहीं भी होता है तो 7 साल का कर लेंगे, 50 रुपीज़ 7 साल के हिसाब से, तो कितने हो गए, 350 रुपीज़ हो जाएंगे। ठीक है, आया आपको ये समझ में? 600 रुपये नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ 350 ही जुड़ेंगे, क्योंकि आपके कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि हमको 1950 से पहले क्या करना था, 1950 के बाद क्या करना था, और अगर 10 साल कंप्लीट नहीं होते तो क्या करना था। सब में चीज़ वही चल रही है, 5% 10 साल का मर्ज करना है और 11वें साल का रेंट वापस से 5% पे कैलकुलेट करना है। 10 साल नहीं भी कंप्लीट होते तो हम 7 साल या 4 साल या जो भी है उसको 10 की तरह ही ट्रीट करके और कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, आया आपको इतना समझ में? अब हम आगे बढ़ते हैं इसके सब सेक्शन नंबर 3 पे। द रेंट अराइव्ड एट अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला गिवन इन सबसेक्शन 1 एंड 2। जो रेंट आपको मिला है फॉर्मूले से सबसेक्शन 1 और 2 में कैलकुलेट करने से, शाल आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच ईयर from the year of commencement of this act again be liable to be increased at the rate of 5% per annum and the amount of increase of rent shall be merged after 10 years such rent shall be further liable। इसमें वही बात बोली गई है फिर से कि जो आपने कैलकुलेशन करके जो 10 साल का इकट्ठा किया, जो कैलकुलेशन करिए आपने सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 में, और जो 10 साल का इकट्ठा करके आपने किया है उसी पे वापस से 5% लगेगा। ये बात मैंने आपको पहले ही सेक्शन में बता दी थी, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि जो 11वें साल का जो रेंट लगेगा वो कैसे लगेगा, 10 साल का रेंट और सारा इंक्रीमेंट जो है वो दोनों प्लस होएगा और फिर लगेगा। ठीक है, तो आया आपको समझ में? 11वें साल का रेंट कैसे लगेगा, जैसे 1000 रुपये अपन पर मंथ पे कर रहे थे और इंक्रीमेंट कितना हुआ टोटल 50-50-50-50 करके 600 रुपये, तो टोटल कितना हो गया 1600 रुपये हो गया, तो उस 1600 रुपये पे 5% लगेगा। ठीक है, 4th सबसेक्शन देखते हैं। द रेंट रिवाइज्ड एज पर फॉर्मूला गिवन अंडर सबसेक्शन 1 और 2, वही 5% वाला, शाल बी पेबल आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट फ्रॉम द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड and the tenant or where any petition is filed in a rent tribunal from the date of filing of such petition।
देखिए अभी तक हम सारा 5% का देख रहे थे, कैसे बढ़ेगा, कैसे क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करना है, ये सब हमने देख लिया। अब पेमेंट कब करना है ये भी तो ज़रूरी है। तो इसका जो सबसेक्शन 4 है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात करता है कि पेमेंट कब करना है। तो पेमेंट के लिए इन्हें बोला है या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो एग्रीमेंट में डेट डिसाइड करेंगे, या तो उस दिन, या फिर इसमें लिखा है द डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट। ठीक है, अगर एग्रीमेंट में कोई डेट डिसाइड करी है तो ठीक है, वरना अगर हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, अगर हम कोई पिटीशन फाइल करते हैं रेंट ट्रिब्यूनल में, तो जिस डेट को हमने वो पिटीशन फाइल करी है उस दिन हमको पेमेंट करना पड़ेगा। आया आपको समझ में? या तो लैंडलॉर्ड और टेनेंट जो है डेट डिसाइड कर ले, और अगर नहीं तो अगर मैंने कोई पिटीशन लगाई है रेंट ट्रिब्यूनल में, तो जिस दिन मैंने पिटीशन लगाई है, डेट ऑफ फाइलिंग सच पिटीशन, उस दिन जो है रेंट पेबल होगा। आया आपको सेक्शन 6 पूरा समझ में? देखिए ज़्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। सेक्शन 6 में नॉर्मली बोल रहे हैं 5% से रेंट बढ़ेगा। 1950 के पहले को हमको डीम करना है कि वो 1950 1 जनवरी 1950 का ही है, और 1950 के बाद वाला हम समझ ही चुके हैं कि कैसे होता है। 5% बढ़ाना है, जो रेंट पेबल था एक्चुअल रेंट, उसके साथ सारा इंक्रीमेंट जोड़ के जो है 11th ईयर का हम फिर से लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद बता दिया गया कि ये रेंट कब पे करना है। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 7, चैप्टर नंबर 2 रिवीजन ऑफ रेंट का ये लास्ट सेक्शन है। सेक्शन 6 हमने रीड आउट कर लिया, सेक्शन 7 समझ लेते हैं। रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी। रिवीजन ऑफ रेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू टेनेंसी, ये भी उसी से रिलेटेड है, बस थोड़ा सा अलग है। मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या अलग है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी, द रेंट ऑफ द प्रीमाइसेस लेट आउट अल्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द रेट ऑफ 5%। इसमें भी नॉर्मली वही बात बोली गई कि अगर कोई एग्रीमेंट है ही नहीं, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, अगर लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो रेंट किस हिसाब से बढ़ेगा? 5% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि इस एक्ट में ये बात बोली गई है। ठीक है, वही बात इसमें बोला है कि अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है दोनों के बीच में तो 5% पर एनम के हिसाब से आपका रेंट बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद वही बात बोली गई है, द अमाउंट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेंट शैल बी मर्ज्ड। जो अमाउंट है इंक्रीज का वो मर्ज किया जाएगा कितने साल बाद? 10 ईयर्स के बाद। सच रेंट शैल बी फर्दर बी लाइबल टू बी इंक्रीज एट द सिमिलर रेट एंड मर्ज इन सिमिलर मैनर टिल द टेनेंसी सबसिस्ट। मतलब बोला है कि 10 साल का हम इकट्ठा करके मर्ज कर लेंगे, फिर आगे की भी वैसे ही कैलकुलेशन करते जाएंगे जब तक टेनेंसी चलेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इसका देखते हैं सब सेक्शन 2। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जैसे सेक्शन 6 का सब सेक्शन 4 इम्पॉर्टेंट था, वैसे ही सेक्शन 7 का सब सेक्शन नंबर 2 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटा सा, बट ये इसमें से आपके प्री और मेंस के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब सेक्शन नंबर 2 में लिखा है एनी एग्रीमेंट फॉर इंक्रीज ऑफ रेंट इन एक्सेस ऑफ 5% पर एनम शैल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट। अच्छा मानिए हमको बता रखा है राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट में कि 5% बढ़ना चाहिए। अब आपसे मान लीजिए किसी ने 7% ले लिया, तो क्या होगा? क्या वो पूरा 7% वॉइड हो जाएगा? क्या वो वैलिड होगा, या फिर वो कोर्ट डिसाइड करेगी कि वैलिड होगा या नहीं होगा, या फिर सिर्फ 5% वैलिड और 2% जो है वॉइड हो जाएगा? क्या होना चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं आपको 4 ऑप्शन देती हूँ। अगर आप 5% के एक्सेस में जो है रेंट पे करते हैं तो क्या होगा? फर्स्ट जो है वॉइड, पूरा ही वॉइड हो जाएगा 7%। सेकेंड में है पार्टली वैलिड पार्टली वॉइड, ठीक है, वो जो है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। थर्ड में है कि कोर्ट की डिस्क्रिशन के ऊपर है, और फोर्थ पॉइंट है कि 5% तक का वैलिड और जो 2% एक्स्ट्रा है वो वॉइड हो जाएगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। बट इसका आंसर मैं आपको अभी बता देती हूँ, इसका आंसर है 4th नंबर का। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है अगर कोई भी 5% से ज़्यादा रेंट का कोई एग्रीमेंट है या एक्सेस में अगर आप 5% से ज़्यादा पे कर रहे हैं तो शैल बी वॉइड टू दैट एक्सटेंट, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट आपने पे किया है वो वॉइड होगा। 5% आपका वैलिड रहेगा और जो एक्स्ट्रा है वो जो है वॉइड हो जाएगा। आया आपको समझ में? हमने चैप्टर 2 ऑफ द राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट को भी कवर कर लिया है। चैप्टर 1 हम कवर कर चुके हैं और चैप्टर 2 भी कवर कर लिया है। चैप्टर 2 में हमने 2 सेक्शंस पढ़े, कौन से? 6 एंड 7। ठीक है, 6 में हमने देखा कि किस तरह जो है हर साल रेंट बढ़ेगा 1950 के पहले और 1950 के बाद 5% से बढ़ेगा। 10 साल का जो है मर्ज हो जाएगा, फिर हम 11th ईयर का कैलकुलेट करेंगे। कब पेमेंट होगा ये भी हमने पढ़ा है। तो या तो जो डेट लैंडलॉर्ड और टेनेंट के बीच में डिसाइड हुई है वो,
या फिर जिस दिन अपन पिटीशन फाइल करेंगे रेंट ट्रिब्यूनल में वो। फिर सेक्शन नंबर 7 में हमने पढ़ा कि जो 5% से रेंट बढ़ता है वैसे ही बढ़ेगा, 10 साल का मर्ज होगा और आगे की कैलकुलेशन भी वैसे ही होगी। फिर हमने सबसेक्शन 2 में पढ़ा, सेक्शन 7 का सबसेक्शन 2 में पढ़ा कि अगर हम 5% से एक्सेस में रेंट पे कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट होगा। उसका इफेक्ट होगा कि जो 5% तक का है वो तो वैलिड होगा, बट जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। चलिए गाइस, अब ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लगती है, और अगर आपको और किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी कोई भी सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल चाहिए तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर अवेलेबल है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय।